लोगों से आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं और अद्भुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया और उन लोगों ने इस देश की ऐसी नींव रखी जिसके ऊपर हम लोगों को गर्व है। आज हम लोग ग्रेटर नोएडा के आइकॉन अपार्टमेंट में हैं। आइकॉन अपार्टमेंट में एक बहुत पुराना अपार्टमेंट है और यहाँ पे ज़्यादातर सारे IAS रहते हैं और वो लोग रहते हैं जो देश की दिशा और दशा ये दोनों को तय करते हैं कि देश में क्या परिवर्तन आना चाहिए, किस तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, PMO में काम करते हैं। और एक ऐसा विषय छिड़ गया है उत्तर प्रदेश में जो पहले 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 10 साल पहले गुजरात में एक वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे वाइब्रेंट गुजरात जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन पूरे गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में एक डंका बज गया था मोदी जी का। लोग कहते थे ये क्या होता है वाइब्रेंट गुजरात। लोगों के बीच में एक सवाल था, सब लोग ये पूछते थे क्या होता है वाइब्रेंट गुजरात। मोदी जी ने करके दिखाया। 15 साल तक वाइब्रेंट गुजरात को एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया, लोगों की सहभागिता से ऐसा जन आंदोलन स्टार्ट किया कि आज वाइब्रेंट गुजरात को देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी सराहा गया है। वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, RWs आते हैं, किसान आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी अपनी सहभागिता दिखाते हैं। अब तो विशेषकर भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, रेलवे हो, उद्योग मंत्रालय हो, सब पार्टिसिपेट करते हैं और वाइब्रेंट गुजरात को कामयाब करते हैं। चूंकि बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई रेवेन्यू देने वाला है, राजस्व देने वाला है तो वो शहर है नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपने आप में अलग जगह है। यहाँ पे किसी को पहचान की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पहचान की जरूरत है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जेवर एयरपोर्ट अभी पास हुआ है। पिछले 1 महीने में जेवर एयरपोर्ट पे इतना जबरदस्ती काम चल रहा है, इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि लोगों में अपने आप में एक उत्साह पैदा हुआ है। और यहाँ पे UPB न्यूज़ और डेली न्यूज़ दोनों मिलके यहाँ पास में ही एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसका नाम है वाइब्रेंट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। इसका नाम पूरा गौतम बुद्ध नगर रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे 3 जगह आपस में मिलती हैं, इसलिए गौतम बुद्ध नगर जिला होने के नाते तो वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर रहेगा। आज हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर वरिष्ठ IAS हैं, भारत सरकार में सचिव रहे हैं और उनका नाम है कमल टावरी जी से। कमल टावरी जी वो नाम है जिन्होंने खेत खलियान और किसानों के ऊपर इतना काम किया कि पूरा इतिहास बन गया। उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि आने वाले प्रधानमंत्री जी इनकी नीतियों पे आज भी काम कर रहे हैं। और मोदी जी खासकर अब भी कहते हैं कि हम लोग खेत खलियानों की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे और हम बात करेंगे उस किसान की जिस किसान को वाकई में हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि भैया सोने की चिड़िया अगर कोई था तो केवल किसान की बदौलत था। अगर हमको 2 टाइम की रोटी भी मिलती है तो वो केवल किसान की वजह से मिलती है। आज वही किसान है, उसके बेटे को नौकरी नहीं मिलती, आज उसको रोजगार नहीं मिलता। आज बात करते हैं हम लोग कमल टावरी जी से जो वरिष्ठ IAS हैं और जिन्होंने देश को नई दिशा व दिशा दी। कमल टावरी जी आपका स्वागत है। पहले तो किसानों के बारे में बात करें, क्या इस किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है? देखिए, वास्तव में जो हमारी नीतियां रही हैं वो असंगठित को, जो संगठित नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो अपने को असर नहीं कर पाया, चाहे वो मारधाड़ से हो, गुंडागर्दी से हो, पावर से हो, तो किसान एक ऐसा असंगठित वर्ग है। हालांकि हमारे यहाँ कहाँ गया, उत्तम खेती मध्यम बार निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती, उत्तम प्रकृति, उत्तम गांव की ओर, उत्तम स्वावलंबन, ये सारे उसके आयाम हैं। तो कई कारण रहे जिसकी वजह से गांव बोलिए, विकेंद्रीकरण बोलिए, पर्यावरण बोलिए, गंगा बोलिए, स्वरोजगार बोलिए, ऑर्गेनिक बोलिए, गाय बोलिए, देशी गाय, देशी पानी, देशी बीज, ये उपेक्षित रहे।
तो कई कारण रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ 125 करोड़ की आबादी है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग वस्त्र है, अलग अलग खान पान, सोच, दुष्टता, क्रूरता अलग अलग वर्ग की है। तो ऐसे इसमें जो भी असंगठित है या फैला हुआ है या विकेंद्रित है, उसकी उपेक्षा होना अच्छा नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि उसकी अब तक उपेक्षा हुई है और लोग कहते हैं कि अभी भी हो रही है। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 125 करोड़ वाले देश के लोगों को लोगों के देश को आप कितने शहरों में ले जाएंगे, कितने बड़े बड़े उद्योगों में लगाएंगे, कहाँ कहाँ उनको नौकरियाँ, रोजगार, धंधे, स्वरोजगार मिलेगा। तो गंभीरता से सोचने की बात जरूरत है कि किसानों का विकेंद्रित का, गांव का विकेंद्रीकरण का जो उपेक्षा हुआ है वो बहुत खतरनाक है। और आप देख रहे हैं कि आज 1/3 देश जो है वो नक्सलाइट के हाथ में है। और हमने आदिवासियों का, असंगठित लोगों का जिस तरीके से शोषण होने दिया, जिस तरीके से शोषण किया, वो एक अत्यंत खेद की बात है। और वो आगे न हो, इसके लिए हमको बहुत गंभीरता से सबने मिलकर डुएबल एक्शन प्लान, कुछ करने लायक रणनीति बनानी चाहिए। हवा की रणनीति नहीं, बड़ी बड़ी किताबों की रणनीति नहीं, बल्कि जो जमीन पर उतारी जाए, लोगों की भागीदारी हो और उसमें हर एक को लगे कि ये देश मेरा है, ये देश मेरा है और मुझे इस देश के लिए सब कुछ करना है, त्याग भी करना है, मगर ये देश मेरे गर्व को, मेरे फख्र को संभाल कर आगे बढ़ा। तावरी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था आपसे। चूँकि बात करें मोदी जी की, पहली बात है कि मोदी जी जो है अपने आप में देश में ऐसा विज़न लेके आ रहे हैं, ऐसा विज़न लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि 2019 में हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो 2017 के धरातल पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसके विषय में कहेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हमको आकलन करना हो, वैल्यूएशन या उसका मूल्यांकन करना हो कि हुआ क्या, तो उसके दो तरीके। पहला तरीका है रोज़मर्रा में आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है। चीज़ें सस्ती हो रही है, साफ सफाई हो रही है, रेलवे के दोनों तरफ में गंदगी नहीं है, आप टिकट का लेने जाते हैं तो बगैर इसके आपको टिकट मिल जाता है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। ये तो हो गए रोज़मर्रा की चीज़ें, भाव चीज़ें सस्ती आपको मिल रही है, काम के लिए आदमी मिल रहे हैं, काम करने की इच्छा पैदा हो रही है। एक जहाँ भी आप जाते हैं तो उमंग, उत्साह, प्रेरणा, वाइब्रेंसी जो जिसको बोलते हैं, एनर्जी आपको कण 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 में दिखाई दे रही है। गाय भी खुश है, बैल भी खुश है, पेड़ भी खुश है और कहीं हिंसा नहीं हो रही है, सुरक्षिता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। रात में भी आप जाओ तो आपको कोई डर नहीं है, ऑटो वाला ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले रहा है, टैक्सी वाला उतना ले रहा है, खाना खाओ तो साफ सफाई, कचरा। तो ये तो हो गया प्रतिदिन का मूल्यांकन जो हर आदमी जीवन में जो जहाँ जहाँ जाता है वो महसूस करता है कि क्या कुछ सुधार, कुछ विश्वास, कुछ प्रेरणा, कुछ गर्व की भावना दिखाई दे रही है। तो ये तो एक भाग हो गया जो प्रतिदिन प्रति क्षण आदमी नाप सकता है। दूसरी ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ टाइम लगता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन होना, मैं उसको बोलता हूँ किस, KISS, मतलब कीप इट सिंपल एंड स्ट्रिक्ट। चीज़ें सरल हो रही है क्या? चीज़ों में जो कॉम्प्लिकेशन है, ये फॉर्म भर, ये फॉर्म भर, इससे भर, उससे भर, तो क्या सिंगल विंडो सर्विस हो रही है? सिंगल विंडो यानी आप एक जगह जाओ, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, अलग 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 खिड़की में जाने के बजाय क्या आपको सिंगल विंडो सर्विस मिल रही है? क्या आपको एक समयबद्ध कार्यक्रम है, आपको समयबद्ध कार्यक्रम में आपकी समस्या का निस्तारण हो रहा है? क्या व्यवस्था आपकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है? क्या आपको जवाब हाँ या ना में मिल रहे हैं? क्या फॉर्म सरल हो गए हैं? टैक्स बढ़ाते जाना किसी न किसी बहाने, ये एक है। मगर चाणक्य ने एक बार कहा था, सरकार वही अच्छी जो ज़्यादा से ज़्यादा 5% टैक्स ले टोटल उत्पादकता का, टोटल उत्पादकता का। मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी न किसी बहाने टैक्स ठोक दो, टैक्स ठोक दो। अगर उस टैक्स को ठोकने से यानी लगाने से या मांगने से जमीन पर सुधार नजर आ रहा, जैसे रेलवे के दोनों साइड में कचरा खत्म हो गया, गली गली में कचरे के ढेर नहीं है, तो मान सकते हैं। मगर हमको संपूर्णता में मूल्यांकन करना होगा। मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ कि क्या हम वाकई सुधार,
सुधार और सुधार देख रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है, देखना पड़ेगा। टावरी साहब, वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर यहाँ होने वाला है, अभी 2 महीने 2.5 महीने रह गए यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आने वाली हैं, बाबा रामदेव आपको गुरुकुलम के नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी चालू करना चाहते हैं, वो भी स्टार्ट भी हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़मीनी लेवल पे बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा, या उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म को मिलेगा, या उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति हैं उनको आपका फ़ायदा मिलेगा वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर से? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रयास भी बहुत अच्छा है। वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन मैं कहूँगा ये एरिया ही नहीं, एरिया के लोग भी हैं, एरिया की हवा पानी भी है, हवा एरिया के पेड़ भी है, तो हम सबको लेना पड़ेगा। वाइब्रेंट का आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें जितना लोगों का भागीदारी होगा, विकेंद्रीकरण होगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, जैविक धंधे बढ़ेंगे, डिसिप्लिन बढ़ेगा और एक नई आशा की किरण पैदा होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर ये जो भी मॉडल बनेगा वाइब्रेंट अपना गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध जी ने बोला था एक अपोदीप भव, गौतम बुद्ध ने बोला था अपोदीप भव, अपना प्रकाश खुद बनो। इसका मतलब व्यक्ति को विकेंद्रीकृत रूप में परीक्षण करना पड़ेगा कि वो अपना प्रकाश खुद बने। केवल सरकार के बजाय व्यक्ति है, जातियां हैं, समूह है, समुदाय है, प्रोफेशनल्स है, ये सच भी सोचे कि हम न केवल ये वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे भारत को कैसे वाइब्रेंट बनाने में अपना योगदान दें। टावरी साहब, आप उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो सुबह 3:30 बजे जगते हैं, 3:30 बजे जगने के बाद योग भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, 6 बजे फिर लोगों को बुलाते हैं, 7:30 बजे फिर लोगों से मिलते हैं, करीब 1,500-2,000 लोगों से डेली में मिलते हैं। क्या अपनी तरफ से आप उनको आमंत्रित करना चाहेंगे? चूँकि आपको ऐसा लगता है नोएडा से पूर्व जो मंत्री हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा भेदभाव किया था, वो लोग नहीं आते थे, क्या आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो भी आए यहाँ पे और देखें क्या होता है? हमारा मत ये है कि ये जिम्मेवारी अब केवल कमल टावरी या केवल श्री की न होकर ये सबका कार्यक्रम होना चाहिए। भागीदारी, इंक्लूसिवनेस जिसको बोलते हैं, मगर फिर भी लीड लिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि हम लोग मिलकर जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जो जड़ों से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, क्योंकि विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, तो ये तो बहुत पहले बनना चाहिए था जेवर वाला, लेकिन अभी भी बन रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम जब तक प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे और व्यक्ति को जब तक महसूस नहीं होगा कि मेरा कार्यक्रम है, लीड चाहे मोदी जी ले, चाहे योगी जी ले, चाहे आप ले, हमारा ये कहना होगा जरूर देखिए हर एक की भागीदारी इसमें होती है और महसूस होना चाहिए मैं आपके साथ हूँ। हम चाहेंगे कि हमारा जो कुछ 71 साल का अनुभव है, जो हमने 40 किताबों में लिखा है कि भारत विश्वगुरु बन सकता है, विश्वगुरु के सारे लक्षण उसमें छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, दबाए हुए हैं। अगर हम व्यवस्था को थोड़ा खुला होने दें, प्रश्न करने दें, हर एक को मौका दें, तो न केवल गांव के बच्चे, महिलाएं, तालाब, बल्कि हर एक से एक नई विश्व के लिए मार्गदर्शक संस्कृति भारत देने की क्षमता रखता है। इतने अच्छे विचार कमल टावरी जी के साथ के हैं और मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आज तक जो भेदभाव नोएडा से गौतम बुद्ध नगर से होता हुआ आया है, अब वो भेदभाव बंद होना चाहिए। चूँकि सरकार आगरा से भी चलती है, अलीगढ़ से भी चलती है, मथुरा से भी चलती है और चलती मेरठ से भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेवारी होती है तो वो गौतम बुद्ध नगर की होती है। अभी हम लोग यहाँ से गांव गली चलेंगे और आपको यहाँ से दिखाएंगे जेवर एयरपोर्ट यहाँ से मात्र 27-28 किलोमीटर है और यहाँ से आपको 28 किलोमीटर के दर्शन कराएंगे कि जेवर एयरपोर्ट बनने से पहले यहाँ के क्या हाल थे, कैसे गाँव थे, कैसा माहौल था, कैसे मोहल्ला था, कैसा गरीब था, कैसा किसान था, कैसा दलित था, कैसा अति पिछड़ा
आदमी था और कैसा आपका जेवर था। जिस जेवर की बात करते हैं अब उस जेवर गांव में चलेंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसा जेवर था।